हाय गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिक सेंटेंस पैटर्न का। मतलब कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न होते क्या हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हर एक भाषा में पैटर्न्स होते हैं दोस्तों। अलग अलग भाषा के पैटर्न्स अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। लेकिन पैटर्न्स को समझने के पहले हम ये जानें कि किसी भी भाषा में सर्वप्रथम अक्षर होता है। किसी भी भाषा में सर्वप्रथम अक्षर होता है, और जब अक्षरों को एक निश्चित क्रम में अरेंज करें तो हमें एक निश्चित अर्थ वाला शब्द प्राप्त होता है। यानी कि अक्षरों को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। और जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक सेंटेंस की रचना प्राप्त होती है, और वो सेंटेंस निश्चित अर्थ प्रदान करता है, एक मीनिंगफुल। इन सेंटेंस में शब्दों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, गौर से सुनिएगा दोस्तों, सेंटेंस में शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना या रखना, यही कला, यही व्यवस्था पैटर्न्स कहलाती है। राइट। आप देखेंगे कि मेरे लैपटॉप पर मैंने कुछ पैटर्न्स लिख रखे हैं, तो आज हम इन्हीं पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा पहला जो पैटर्न है वह है सब्जेक्ट ऑब्लिक वर्ब का। सब्जेक्ट ऑब्लिक वर्ब। चलिए इसके एग्जाम्पल भी हम देख लें। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब। इसके एग्जाम्पल नीचे लिखे मैंने। आई प्ले, पहला एग्जाम्पल है आई प्ले। मैं खेलता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है वुमेन वीप। वुमेन वीप अर्थात औरतें रोती है। द डॉग इज बार्किंग। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। यानी कि जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है, और जो तीसरा सेंटेंस है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इस पैटर्न पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। हम जैसा लिखा है वैसा हिंदी में भी बोलते हैं, और जैसा लिखा है वैसा इंग्लिश में भी बोलते हैं। अर्थात इन सेंटेंस में हमें सेम मीनिंग प्राप्त होती है हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन जो हमारा दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, या तीसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न्स अलग अलग हो जाते हैं। ये इनमें कुछ बदलाहट आती है, तो उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले वाले पैटर्न्स के, यहाँ पर मैंने तीन ही लिए हैं। आप दिन भर में सोचिएगा कि दिन भर में कितने वाक्य इस पैटर्न्स पर बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोलते हो चाहे इंग्लिश में। दिन भर में कितने वाक्य आप इस पैटर्न्स पर बोलते हैं। यदि हिंदी में बोलते हैं तो उन्हें लगातार इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लैंग्वेज, आपका स्पोकन स्मूथ होता चला जाएगा। चलिए हम दूसरे पैटर्न्स को देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इस पैटर्न के एग्जाम्पल हम देखें तो ये देखिएगा, मैंने लिखा है, पहला मेरा एग्जाम्पल है दे वर हैप्पी। दे वर हैप्पी हिंदी में यदि बोलूँ तो ऐसे कहूँगा वे खुश थे। लेकिन यदि इसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में व्यवस्थित है ये सेंटेंस, यदि उसकी हिंदी में करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि दे मतलब वे, वर मतलब थे, हैप्पी मतलब खुश। यानी हम ऐसे तो हिंदी में नहीं बोलते वे थे खुश, ऐसा बोलते हैं क्या? नो, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं वे खुश थे। अर्थात हमने इसमें परिवर्तन क्या किया? हमने परिवर्तन किया कि कॉम्प्लीमेंट को वर्ब की जगह और वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की जगह रख दिया। अर्थात ये दोनों आपस में चेंज हो गए। तो हिंदी में इसकी मीनिंग निकल के आती है वे खुश थे, हैप्पी को पहले रखा,
वर्ब को बाद में। लेकिन इंग्लिश में हमें सेम जैसा लिखा है उसी क्रम में बोलना है। इंग्लिश में क्रम थोड़ा चेंज हुआ वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी हिंदी में थोड़ा वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का क्रम चेंज हुआ, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता। दे वर हैप्पी, सेम ऐसे ही लिखना, ऐसे ही बोलना। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी ऐसी कंडीशन में आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द फ्लावर सीम टू बी फेडिंग। द फ्लावर सीम टू बी फेडिंग, फूल मुरझाया हुआ जान पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है स्लीप इज नेसेसरी टू हेल्थ। स्लीप इज नेसेसरी टू हेल्थ, सोना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्लीप इज नेसेसरी टू हेल्थ। दोस्तों तो ये था हमारा पैटर्न नंबर 2। अब हम पैटर्न नंबर 3 पर चलते हैं। पैटर्न नंबर 3 है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैटर्न नंबर 3 सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कि मैंने अपनी स्क्रीन पर हिंदी का जो पैटर्न है उसे रेड में लिख के रखा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये हिंदी का पैटर्न है। ब्लैक लेटर जो है वो हमारे इंग्लिश पैटर्न है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी रेड में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। देखेंगे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो गए हैं, यानी हिंदी में बोलने का क्रम और इंग्लिश में बोलने का क्रम, वाक्यों को बोलने का क्रम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब, इस तरह से चेंज होता है। चलिए दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं पैटर्न नंबर 3 का। पहला एग्जाम्पल है आर्या बॉट मैनी मैंगोज। आर्या बॉट मैनी मैंगोज, आर्या ने खरीदे बहुत से आम। यदि सेम पैटर्न में हिंदी करें तो, सेम क्रम में हिंदी करें तो आर्या ने खरीदे बहुत से आम, लेकिन हम ऐसा हिंदी में बोलते नहीं हैं। हिंदी में बोलते हैं आर्या ने बहुत से आम खरीदे। आर्या ने बहुत से आम खरीदे, आर्या बॉट मैनी मैंगोज। इंग्लिश, हिंदी आर्या ने बहुत से आम खरीदे। दूसरा एग्जाम्पल है यू विल बाय अ कार। यू विल बाय अ कार। तीसरा एग्जाम्पल है सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल है, दूसरा सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल और तीसरा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। टेंस का तो थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए ना दोस्तों, तब तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसी हमको सिचुएशन आएगी उस हिसाब से कब प्रेजेंट, कब पास्ट, कब फ्यूचर और उनके प्रकार का उपयोग करना है आप तो जानते हैं बेटर तरीके से, राइट। अब हम आगे जो हमारा अगला जो पैटर्न है उस पर चलते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट। चौथा पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट। इसमें आप देखेंगे कि एडजंक्ट का मतलब क्या। तो एडजंक्ट का मतलब होता है दोस्तों वाक्य को विस्तार देना, वाक्य को बड़ा करना। ये सिचुएशन के हिसाब से हमको एडजंक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को हम लेकर चलते हैं। कहाँ पर है हमारा, ये है, देखिए ये है एग्जाम्पल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट वाला जो पैटर्न है उसके एग्जाम्पल ये है। वी डू अवर वर्क डेली। पहला एग्जाम्पल है वी डू वर्क अवर डेली। दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। तीसरा एग्जाम्पल है दे मेट मी विथ ओपन आर्म्स। दे मेट मी विथ ओपन आर्म्स। दे मेट मी विथ ओपन आर्म्स। ठीक दोस्तों, अब एक्चुअली मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में अंतर क्या। मैंने आपको बताया कि एडजंक्ट में हम सेंटेंस को विस्तारित करते हैं, उसे विस्तार देते हैं, उसे बढ़ाते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट में लिखा है दे वर हैप्पी, मतलब ये
हैप्पी जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। जैसे यहाँ उसकी विशेषता, दे वर हैप्पी, मतलब वे खुश थे। क्या थे वो? खुश। मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को बता रहा है, मतलब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन आप जब एडजंक्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो वी डू अवर वर्क डेली, इसमें जो डेली शब्द है वो एडजंक्ट है। हम अपना काम रोज करते हैं, वी डू अवर वर्क डेली। यदि हम इसमें से डेली हटा भी दें तो हमारे सब्जेक्ट का, हमारे वाक्य का मीनिंग चेंज नहीं होता है। वी डू अवर वर्क, डेली हटा दीजिए, वी डू अवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। हमने क्या किया? वाक्य को बढ़ाया, विस्तार दिया। तो विस्तार देने के लिए एडजंक्ट। दूसरी बात आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट वाक्य में जरूरी है दोस्तों। यदि आप कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे तो वाक्य का पूरा जो सेंस है वो नहीं निकल कर आएगा। देखिए, दे वर हैप्पी, हैप्पी हटा दीजिए कॉम्प्लीमेंट को, दे वर, वे थे, क्या, क्यों, कैसे, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का होना जरूरी है। लेकिन एडजंक्ट में यदि आप एडजंक्ट हटा भी देते हैं तो वाक्य की पूरी मीनिंग निकल कर आ जाती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा चौथा पैटर्न, राइट। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि इन पैटर्न पर आप प्रतिदिन नए नए सेंटेंस बनाएं, इसी पैटर्न्स पर बनाएं। मतलब आज के जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स पर आप हर दिन कुछ सेंटेंस बनाएं, उनकी रीडिंग करें, उनकी स्पीकिंग करें, ताकि ये पैटर्न आपकी जुबान पर बैठ जाए, ताकि जब भी आप इंग्लिश बोलें तो एक स्मूथली तरीके से इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस निकले आपके माउथ से। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा पैटर्न है वो है IT इट का, इम्पर्सनल यूज ऑफ इट और इम्पर्सनल यूज ऑफ देयर। तो जो पांचवा पैटर्न है इम्पर्सनल यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। दोस्तों वैसे मैं आपको बताऊं कि इट एक अपुरुषवाचक पैटर्न है, अर्थात इसका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, ये ऐसे ही लगा दिया जाता है। तो इसको लगाने के 4-5 तरीके से ये इट का प्रयोग हम अपने वाक्यों में करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एज टेम्परेरी सब्जेक्ट, यानी अस्थाई कर्ता। इंग्लिश में टेम्परेरी को अस्थाई बोलते हैं, तो अस्थाई सब्जेक्ट के रूप में, अस्थाई सब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग होगा। देखिए जैसे इट इज डिफिकल्ट टू डू दैट, वह करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू डू दैट, वह करना कठिन है। आप देखेंगे कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू डू दैट इज डिफिकल्ट, टू डू दैट इज डिफिकल्ट। इट का प्रयोग मैंने नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि दोष निकालना सरल है। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। मतलब इट का प्रयोग इम्पर्सनल है, लेकिन यह है कि इसको ना लगाएं तो वाक्य अधूरा सा लगता है, इसलिए इट का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है
for pressure to find a word or group of word in sentence. For pressure to word or group of word in sentence, अर्थात किसी भी वाक्य में शब्द या शब्द समूह पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज आई, वह मैं था. हु हेल्प्ड यू, जिसने मदद की. मैंने जोर दिया. इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, वो मैं था. मैंने आई शब्द पर बल दिया, इंसिस्ट किया, जोर दिया. सेकंड एग्जाम्पल, इट वॉज विथ डिफिकल्ट दैट आई डिड इट. इट वॉज विथ डिफिकल्ट दैट आई डिड इट. इट वॉज विथ डिफिकल्ट, वह कठिन था, या यह वह कठिन था, यह कठिन था. आई डिड इट, फिर भी मैंने किया. राइट. एग्जाम्पल नंबर 3, इम्पर्सनल वर्ब, अपुरुषवाचक वर्ब के रूप में. इट रेन्स, पानी बरसता है. इट स्नो, बर्फ गिरती है. यानी रेन्स और स्नो, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, ये तो वर्ड हो जाएंगे. लेकिन सेंटेंस बनाना है, इट रेन्स, पूरा सेंटेंस, पानी बरसता है. इट का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है, वरना वाक्य अधूरा सा लगता है. आप चौथा देखेंगे, फॉरवर्ड रेफरेंस. फॉरवर्ड रेफरेंस मतलब वाक्य में कही जाने वाली किसी बात का पहले से उल्लेख हो. इट इज गुड टू स्विम, तैरना अच्छी बात है, पहले से सभी लोगों को मालूम है. इट इज गुड टू स्विम, तैरना अच्छा है. इट इज डिलाइट टू मीट हिम. इट इज डिलाइट टू मीट हिम, उससे मिलना आनंद की बात है. उससे मिलना आनंद की बात है. इसी तरीके से हम जो पांचवा है उसको देखेंगे, फॉर टाइम, वेदर, डिस्टेंस. टाइम के लिए यानी समय, वेदर मौसम की जानकारी, और डिस्टेंस आदि के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है. दैट इज 6 o'clock, समय बताना हो तो हम इस तरह से वाक्य बोलते हैं. इट इज 6 o'clock, इट इज 7 o'clock. वेदर मौसम की जानकारी देना हो तो इट वॉज ए हॉट डे. इट वॉज हॉट डे, दिन गर्म था, पास्ट टेंस में. यदि प्रेजेंट में लेना है तो इट इज अ हॉट डे. राइट. थर्ड, इट इज अ लॉन्ग वे अप टू दिल्ली. इट इज अ लॉन्ग वे अप टू दिल्ली, अर्थात दिल्ली अभी दूर है. तो दोस्तों ये थे आज इट का प्रयोग हमारा. ये 4-5 प्रकार से इट का प्रयोग मैंने यहाँ पर लिखे हैं. और जो हमारा आज का अंतिम पैटर्न है वो है इम्पर्सनल यूज ऑफ देयर. देयर का प्रयोग. तो हम देयर का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो आप देखेंगे कि देयर का प्रयोग जनरली वाक्य में किसी बात की उपस्थिति को बताने के लिए किया जाता है. वाक्य में किसी बात की उपस्थिति को बताना हो तो देयर का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि देयर वॉज नो वाटर इन द अर्दन पॉट. देयर वॉज नो वाटर इन द अर्दन पॉट, मिट्टी के घड़े में पानी नहीं था, पहले से उसमें पानी नहीं है. हम किस बात की उपस्थिति बता रहे हैं? पानी की. देयर वॉज नो वाटर इन द अर्दन पॉट. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर विल बी अ मीटिंग ऑफ टीचर्स टुमारो. देयर विल बी अ मीटिंग ऑफ टीचर टुमारो. तीसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज ए क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स. देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स. दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ. तीसरा एग्जाम्पल, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ हिंदी में. इंग्लिश में देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स.
एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, देयर वॉज नथिंग इम्पॉर्टेंट मैटर, देयर वॉज नथिंग इम्पॉर्टेंट मैटर। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो था, ये वीडियो था कुछ मैंने जो बेसिक पैटर्न्स लिए थे उन पर डिस्कशन करने का, उन पर चर्चा करने का। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि यदि जब भी हमें मौका मिले, हमें इंग्लिश का उपयोग पैटर्न के आधार पर करना चाहिए, ताकि हमारी जो बोलने की स्पीड है वो बढ़ जाए। हम बार बार इस पैटर्न पर शब्दों को रखकर बोलेंगे तो हमारा जो बोलने का स्पीड है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, और जितने भी लोग, जितने भी पीपल्स, जितने भी स्टूडेंट इस पैटर्न को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, उनके लिए बोलना और आसान होगा। इसलिए इस वीडियो को और लोगों तक भी फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।